So chapter number 4 is internal audit engagements and planning. So once you got the audit assignment, now you will sit and understand the scope of work and plan it. राइट सो इस चैप्टर के की कंसेप्ट क्या है? ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट यूनिवर्स एंड ऑडिट प्रोग्राम, ये तीन बहुत अहम हिस्से हैं आपके ऑडिट प्लानिंग के। आप कोई भी असाइनमेंट अगर ठीक से प्लान करते हो तो उसकी द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट यू विल एग्जीक्यूट इट वेरी वेल, बिकॉज प्लानिंग स्टेज में आप क्लियरली देख पाते हो कि वो असाइनमेंट में आपके पास क्या क्या होने वाला है, what is the scope of work, and what is expected out of you. And when you plan it really well, use the correct procedures, फिर आपका एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अच्छा होगा, और देन यू विल गेट प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस, और आपका रिपोर्ट भी उसी क्वालिटी और वैल्यू का होगा, राइट? सो व्हाट आर दी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हियर? व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग ऑडिट प्लान, फिर हाउ टू डेवलप दी ऑडिट प्लान, व्हाट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑडिट प्लानिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स, और क्यों प्लानिंग करना चाहिए, बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्लाइंट का बिजनेस कैसे जाना चाहिए। अनलेस यू नो द बिजनेस, यू विल नॉट बी एबल टू प्लान द ऑडिट वेरी इफेक्टिवली। ऑडिट यूनिवर्स क्या है, ऑडिट यूनिवर्स को कैसे डेवलप किया जाता है, सुपरवाइज कैसे करते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट को सुपरवाइज करने की, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ सुपरवाइजिंग एन ऑडिट एंगेजमेंट प्रॉपरली। उसके बाद हाउ टू मॉनिटर ऑडिट एंगेजमेंट आउटकम्स। लेसन आउटलाइन भी वैसे ही है, इम्पॉर्टेंट इज द फेजेस ऑफ, so basically audit planning जानेंगे, internal audit life cycle क्या है, what is the life cycle? There are 5 phases basically in any internal audit. First one is obtaining understanding about the client's business, then you also plan the audit engagement, then you execute it, that is plan, perform audit execution and supervise engagement. उसके बाद आप communicate करोगे report, you will write the report, communicate your engagement results with the management, and then you will monitor engagement outcomes, as in आपने जो recommendations दिए हैं वो कितने हद तक execute किए जा रहे हैं वो देखेंगे, और एक proper project closure होगा। उसमें एक important is action taken report, कि आपने जो भी action items बताए थे उसके ऊपर क्या action लिया गया है, if there are any open items that also you will identify in that report. सो ये रहा आपका आउटकम। अभी चालू करते हैं चैप्टर नंबर 4। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि whenever we've seen this in the past 3 chapters also, that whenever the business grows, as in आपका एक छोटा बिजनेस था लेकिन अभी मल्टीपल लोकेशंस हो गए हैं, तो आपका जो कंट्रोल है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। सेकेंडली, जब देयर इज सेग्रीगेशन बिटवीन द ओनर्स एंड द मैनेजमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो अलग ग्रुप ऑफ पीपल है, और जो एक्चुअल बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, जो हु आर दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जो बिजनेस को गवर्न करे, वो अलग सेट ऑफ पीपल है। जब ये दो सेट अलग होते हैं तब इन जनरल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स का, इंटरनल ऑडिट का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे द बिजनेस एक्सपांड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू मल्टीपल लोकेशंस अक्रॉस लोकेशंस इन अ पर्टिकुलर कंट्री, और अक्रॉस मल्टीपल नेशंस, जैसे जैसे आपका बिजनेस का विस्तार बढ़ते जाएगा वैसे ही इंटरनल कंट्रोल्स का जो महत्व है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा इवन फ्रॉम रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, when there are there are multiple businesses within a country, the industrial expanse is growing, right? There is high money at risk, there are implications on the society. Industry doesn't function in isolation of the society, right? In industry or industry or आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, ये पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, क्योंकि इससे अनेक घर चलते हैं, तो उनको रेगुलेट करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। So that's how regulation comes into play. We also saw that major frauds which were seen in India and also in countries outside of India have always led to better regulation, right? SEBI का जन्म भी कैसे हुआ था? How was SEBI formed, or how or other regulations that we see today? now कंपनीज एक्ट नया आ गया है 2013 में, उसमें इंटरनल ऑडिट एक महत्वपूर्ण अंग है उस कंपनीज एक्ट 2013 का।
कुछ कंपनीज के लिए वो मैंडेटरी बनाया गया है। ये सारे जो स्टेप्स हैं ये कब लिए जाते हैं, जब आप ऑब्जर्व करते हो कि आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। उनको रेगुलेट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज दे बिकम इम्पोर्टेंट फॉर यू एज अ कंट्री, फॉर यू एज अ सोसाइटी। तो वो एक महत्वपूर्ण अंग है कि इंटरनल ऑडिट क्यों इम्पोर्टेंट हो रहा है। उसके बाद कंसेप्ट है ऑडिट रिस्क का। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? या so audit risk refers to the risk that the auditor may issue an unqualified report due to auditor's failure to detect material misstatement, either due to error or due to fraud. This risk is composed of internal inherent risk, control risk, and detection risk. सो ये एक प्रकार का रिस्क है दैट बिकॉज ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर प्रोबेबली कैन नॉट चेक 100% ऑफ योर transactions or cannot check 100% of your audit universe because it might not be cost effective for the company as well as the auditor to check all 100% of your entries. तो जब ये 100% नहीं होता है तब we learned techniques for sampling comes into play, and if your sampling is good enough, then your results from the audit procedure are also good enough. But then in this entire thing of not doing 100% audit, there comes into play audit risk. Audit risk is the risk that auditor might issue an unqualified report when there actually was some error or fraud in the company, in simple words. सो इस रिस्क को एक मेजर चैलेंज की तरह देखा जाता है। मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आउटपुट ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये जो मेजर चैलेंजेस है इनको मिटिगेट किया जा सकता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द चैलेंज एंड देन डिसाइड हाउ वी मिटिगेट इट। ऑडिटर्स के बारे में बात की, फिर अनसर्टेनिटीज ड्यू टू चेंज एनवायरनमेंट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। मतलब आप जब ऑडिट असाइनमेंट लेते हो तब देयर इज लाइक से पॉइंट जीरो ऑन विच यू हैव had discussions with the management, finalize the scope of work, audit plan अपने finalize कर दिया, और जब आपने execution चालू किया, probably there was a difference of say few days or a month or maybe few weeks, and when you finally actually began the execution, the situations changed, regulations might have changed, and unfortunately for you, अगर आपकी industry के regulations में major हद तक अगर change हुए हैं तो फिर उस हिसाब से आपको audit plan फिर से change करना पड़ेगा। So ये एक uncertainty हो जाती है, but then that's a risk that almost every type of assignment carries. So you need to be aware of it and you need to fix it in case it emerges in your assignment also. अभी ऑडिट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज ऑडिट प्लानिंग? ऑडिट प्लानिंग में दो चीजें होती है। पहले तो ऑडिट स्ट्रैटेजी आपको फिक्स करनी है, उसके बाद आपको ऑडिट प्लान बनाना है। The auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner. Plans should be based on knowledge of client's business. ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी ऑडिट चालू करने के पहले जो बिजनेस आप ऑडिट कर रहे हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। राइट, सो आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस टू बी कवर्ड इन द ऑडिट। पहले आपको बिजनेस जानना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट डज द ऑडिटिंग कंपनी डू, उनका बिजनेस क्या नेचर का है, उसके ऊपर क्या क्या रेगुलेशंस लगे हुए हैं। वेदर इट्स हेवीली, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ऑडिटिंग सम सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग और सम अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो बहुत हेवीली रेगुलेटेड कंपनी होती है। कोई डिफेंस सेक्टर को आप अगर डिफेंस सेक्टर की कंपनी को अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो वो काफ़ी हेवीली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उन पे क्या क्या रेगुलेशंस है, उनको क्या क्या अगर कोई एनवायरनमेंट रेगुलेशन है या फिर कोई लेबर लॉ है जो उनको बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये सब कुछ आपको कभी पता चलेगा जब आपको बिजनेस अच्छी तरीके से पता होगा। अदर देन दैट बिजनेस जानने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि आपको फिर पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स सीजनल इन नेचर, यू नो कि in what part of the year you expect a lot of transactions, in what part of the year it will be a little lean. तो आप जब सैम्पलिंग करोगे तब आप you will take that into consideration that जब हेवी ट्रांजैक्शन वाला पीरियड है उसको जनरली उसका रिस्क हाई होगा और आप ज़्यादा वो पीरियड के ट्रांजैक्शन आप ज़्यादा ज़्यादा ऑडिट करोगे, द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यू माइट सेलेक्ट इज मोर। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ये सब आपको कब पता चलेगा? जब आपको उनका नेचर ऑफ बिजनेस पता होगा। नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में और भी बहुत सारी और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। जैसे आपको बिजनेस पता होगा तो आपको सप्लायर्स के बारे में पता होगा।
सप्लायर्स कौन कौन है, ऐसे कुछ है क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे एक या दो ही बड़े सप्लायर्स है, तो देन वो एक प्रकार का रिस्क हो जाता है कि अगर वो एक दो सप्लायर्स के साथ अगर कुछ हो गया तो देन अगर आपका बिजनेस अफेक्ट होगा. अदर देन दैट यू प्रॉब्ली हैव you need to know vendors, you need to know probably the customers. अगर आपके ऑडिटी कंपनी का बिजनेस जो है वो एक या दो बड़े कस्टमर्स पे निर्भर करता है, तो ये एक प्रकार से अच्छी भी बात है और एक प्रकार से थोड़ा चैलेंज भी है कि अगर वो एक दो मेजर कस्टमर्स के साथ कुछ हो गया तो बेसिकली आपके ऑडिटी कंपनी का भी बिजनेस अफेक्ट होगा. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको कब when will you get to know all this, when you actually actively try and understand the business of the customer. इसके बारे में और भी बात करेंगे. उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग. व्हाई डू यू डू ऑडिट प्लानिंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स. एक तो वो आपको व्हेन यू डू इट प्रॉपर्ली, व्हेन यू डू अ रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लान, यू बेसिकली आइडेंटिफाई द हाई रिस्क एरियाज एंड गिव मोर टाइम टू दोज एरियाज. यू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम. पहले ही आपको, अगर आप ठीक से आपका अभ्यास होगा तो पहले से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपकी पूरी एग्जीक्यूशन में आप कहाँ कहाँ फंस सकते हो. तो उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग पहले से ही अच्छी तरीके से कर लोगे. उस हिसाब से आप अपना टीम प्लान करोगे. यू विल हैव गुड पीपल एट चैलेंजिंग एरियाज सो दैट यू रिजॉल्व द चैलेंजेस बिफोर हैंड और फास्टर. उसके बाद आप ऑर्गेनाइज प्रॉपरली कर पाओगे. यू विल बी एबल टू यू गिव इनफ टाइम फॉर मेजर हाई रिस्क एरियाज जहाँ पे आपको पता है कि आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, आपको ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, उन एरियाज को आप ठीक से एड्रेस कर पाओगे. सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऑडिट, अगर आपका ऑडिट प्लान अच्छा होगा तो आपको ऑडिट टीम सेलेक्ट करने में काफ़ी मदद होगी. यू विल आइडेंटिफाई एग्जैक्टली आपको क्या टैलेंट वाले लोग चाहिए, कितने एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, कितने नंबर में चाहिए, कभी चाहिए, वेदर यू नीड देम लाइक फुल टाइम, पार्ट टाइम और ओनली फॉर सम टाइम, और यू नीड सम एक्सटर्नल हेल्प. कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ सकती है. तो वो सब कुछ भी आपको ऑडिट प्लान अच्छा होने से आइडेंटिफाई होने में आसानी होगी. उसके बाद बात करेंगे इंटरनल ऑडिट लाइफ साइकिल की. 5 फेजेस है. पहली फेज है ऑफ कोर्स बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, देन यू प्लान द ऑडिट एंगेजमेंट. थर्ड फेज इज यू एग्जीक्यूट इट. फोर्थ फेज इज आफ्टर एग्जीक्यूशन यू विल कम्युनिकेट द रिजल्ट्स विद द ऑडिटिंग कंपनी. उसके बाद होगा आपका एंगेजमेंट मॉनिटरिंग, इन द सेंस आपने जो भी रिकमेंडेशंस दी है वो कितनी हद तक एग्जीक्यूट की गई है और उनके क्या रिजल्ट्स हैं. ऑब्टेनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, हम इसके बारे में डिटेल में बात ऑलरेडी कर चुके हैं. एक थोड़ा सा ब्रीफली हम अभी हाउ डू यू एक्चुअली गो अबाउट इट, मतलब आपको बिजनेस अंडरस्टैंड करने में आसानी कैसे हो सकती है, व्हाट ऑल शुड यू डू. So basically, following are some of the sources from where the internal auditor can obtain knowledge of business. पहला है organization's policy procedure manual. Ideally, you begin with the formation documents. आप formation documents को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. memorandum of association है, articles of association है, और कोई अगर formation type फॉर्मेशन टाइम के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, उनको ठीक से पढ़ने से आपको पता चलेगा कि ये कंपनी पहले क्यों फॉर्म की गई थी. प्रोबेबली देयर माइट बी रिविजन्स लेटर, देयर माइट बी अमेंडमेंट्स लेटर, बट यू शुड बिगिन फ्रॉम द वेरी द फर्स्ट MOA AOA so that you understand why the company was formed, who were the formation के टाइम के मेंबर्स कौन कौन थे, उनका थोड़ा सा इतिहास क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे तभी, और बाद में टाइमलाइन अगर आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ओके कैसे कैसे बदलाव आते गया. अगर कोई मैनेजमेंट में चेंज है या फिर ओनरशिप में चेंज है, वो भी आपके टाइमलाइन पे अगर आप मैप करोगे तो आपको पूरा इतिहास ठीक से समझ में आएगा. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू एक्चुअली बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ योर ऑडिट. फिर उसके बाद पॉलिसी प्रोसीजर्स क्या है, ओनरशिप कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे है, ओवरऑल पैसे किसके लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, किस प्रकार में लग रहे हैं, राइट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए. फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग जानेंगे. इंपॉर्टेंट मिनट्स ऑफ मीटिंग आर ऑलवेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर CSR कमेटी है तो उनके भी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं. उसके बाद है लेजिस्लेशन रेगुलेशन. जैसे हमने बात की, अगर आपकी कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें बहुत ही तगड़े रेगुलेशंस है, जैसे प्रॉब्ली सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी, और ये बहुत नीश एरियाज है, उनमें जनरली रेगुलेशंस बहुत
टाइट होते हैं. तो इफ दैट इज द केस, यू नीड टू नो व्हाट ऑल रेगुलेशंस अफेक्ट योर कंपनी, व्हाट आर द एरियाज विच यू शुड लुक इनटू फ्रॉम द कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद अगर कोई रिपोर्ट्स है प्रायर पीरियड के, अगर आपके पहले जो भी इंटरनल ऑडिटर थे या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे, उनके सारे रिपोर्ट्स आपके पास होने चाहिए और आपने उनको ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए, बिकॉज दोज रिपोर्ट्स विल गिव यू योर your areas of execution very very clearly. उसके बाद जर्नल रीडिंग है, जैसे न्यूज़पेपर है या फिर कोई इंडस्ट्री रिपोर्ट है जो आपकी ऑडिटी कंपनी से रिलेट करता है, तो वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विजिट्स, मतलब बेसिकली यू शुड नो योर कंपनी इन एंड आउट. तो विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इन पर्सन विजिट्स टू देयर फैक्ट्री, इन पर्सन विजिट्स टू देयर इन्वेंटरी इन्वेंटरी और स्टोरेज, या फिर जहाँ पे उनका मेजर फिक्स्ड एसेट्स हो, ये सारी लोकेशंस को आपने इन पर्सन विजिट करना चाहिए, ताकि आपके एक दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि क्या कंपनी है, क्या करती है, कहाँ से ऑपरेट करती है, कहाँ से क्या ऑपरेशंस होते हैं. और फिर आप रिलेट कर पाओगे. व्हेन यू आर रीडिंग थ्रू डॉक्यूमेंट्स यू रिलेट द रिस्क्स अकॉर्डिंगली. इससे बहुत मदद होती है आपके ऑडिट प्लान बनाने में. एग्जैक्टली कौन कौन से लोकेशंस पे आपको इफ़ यू हैव टू डू से इन्वेंटरी एक्चुअल स्टॉक टेकिंग है. It might not be a very detailed stock taking, but a visit और probably random stock check या फिर random fixed assets checks, ऐसे कुछ आपको अगर करना पड़े scope of work में हो, तो आपको इसमें आसानी होगी if you actually visited the place already. राइट. फिर सेकेंड इज यू एक्चुअली प्लान दी ऑडिट एंगेजमेंट. इसमें SIA 220 है, कंडक्टिंग ओवरऑल इंटरनल ऑडिट प्लानिंग इशूड बाय द ICAI. ये 2 लेवल पे होना चाहिए. एंटायर कंपनी का एक ऑडिट प्लान बनता है और फिर उसके नीचे जो है एक वर्क प्लान्स बनते हैं अलग अलग. सो एन ओवरऑल इंटरनल ऑडिट प्लान फॉर द एंटायर एंटिटी इज प्रिपेयर्ड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद नंबर ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट प्लान्स बनते हैं और ये जनरली आप किसके साथ बैठकर फाइनल करोगे? चीफ इंटरनल ऑडिटर अगर कोई है आपकी कंपनी में, तो उनके साथ बैठ के आप ये फाइनल करोगे. Once the auditor has obtained business understanding and management expectation from the internal audit, the next step would be to plan engagement in 2 stages. ये 2 stages कौन से? पहले है आप रिस्क बेस्ड ऑडिट प्लान बनाओगे, उसमें आप ऑडिट यूनिवर्स आइडेंटिफाई करोगे. सो हमने ये पहले भी बात की थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन का है, रिस्क असेसमेंट का है. तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्लान बनाओगे और इंटरनल ऑडिट यूनिवर्स आइडेंटिफाई करोगे. ये इंटरनल ऑडिट यूनिवर्स क्या है, कंसेप्ट जानेंगे. उसके बाद आप इंटरनल ऑडिट वर्क प्लान बनाओगे. बड़ा सा पहले तो एक व्हाट यू से मास्टर प्लान काइंड ऑफ बनता है और उसको फिर ब्रेक डाउन करके आप छोटे छोटे वर्किंग प्लान्स बनाओगे, जिसके अंतर्गत आपकी टीम काम करेगी. सो इंटरनल ऑडिट यूनिवर्स, एक पहले तो आप इंडिपेंडेंट रिस्क असेसमेंट करोगे और हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई करोगे. उसके बाद अलाइन दिस विद द रिस्क असेसमेंट कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. ये 2 लोगों ने जो रिस्क असेसमेंट किया है उसका आपने ठीक तरीके से अभ्यास करना चाहिए, बिकॉज दे आर द क्लोजेस्ट टू द कंपनी and your risk assessment ideally should align with them. If there is a misalignment, you need to discuss it in advance. Such internal audit scope and plan must be approved by the audit committee of the board of directors or the board of directors. Once approved, internal auditor must share detailed audit plan with key managerial persons and plan in advance the detailed schedule of the internal audit to be conducted. ओवरऑल आपका प्लान है तो वो बन गया, उसको आप अप्रूव करवा लीजिए. उसके बाद वर्क प्लान्स बना लीजिए, वो भी कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रूव करा लीजिए. ये बहुत अहम है क्योंकि ऑडिट एक्सरसाइज is a very intricate exercise. ये बहुत इमर्सिव एक्सरसाइज है. तो जिनका आप ऑडिट कर रहे हो, जिन डिपार्टमेंट का आप ऑडिट कर रहे हो, उनका बाय इन होना बहुत ज़रूरी है. उनके साथ प्रॉपर डिस्कशन करना, अपने प्लान्स पहले से अप्रूव करवा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ताकि आपको इंश्योर होए कि कोऑपरेशन है पूरे ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान. उनको सरप्राइजेस मत दीजिए irrespective of the scope of work. Speak to them, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन रखिए, तो आपका एग्जीक्यूशन उतना ही आसान हो जाएगा.
फिर ऑडिट यूनिवर्स बनाइए प्लान, प्रिपेयर द ऑडिट यूनिवर्स. व्हाट इज ऑडिट यूनिवर्स? ऑडिट यूनिवर्स वुड रेफर टू ऑल प्रोसेसेस, एक्टिविटीज, डिपार्टमेंट्स, लोकेशंस, functions that may be subject to audit by the internal audit team, also referred to as auditable entity. मतलब ये जो है ये आपका 100% ऑडिटेबल एंटिटी का लिस्ट है. इट माइट और माइट नॉट हैपन दैट you might or might not do 100% ऑडिट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडिट यूनिवर्स में क्या क्या है. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर ऑडिट यूनिवर्स बिफोर यू सिलेक्ट proper sampling techniques, before you plan your audit well. As per Standard on Internal Audit 220, conducting overall internal audit planning issued by the ICI, audit universe and scope of coverage. Prior to defining the scope of internal audit, a complete identification of all auditable units, that is locations, functions, business units, legal entities, including third parties, are where relevant, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल बी मेड. ये एक बहुत नेसेसरी स्टेप है ताकि आपको पूरा दायरा जो है वो नज़र आ जाएगा, पूरा दायरा जो है वो समझ में आएगा, एक स्कोप आपको प्रॉपर समझ में आएगा. दिस लिस्ट ऑफ ऑल द ऑडिटेबल यूनिट्स इज जनरली रेफर टू एज ऑडिट यूनिवर्स. उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये भी उन्होंने दिया है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल डेवलपिंग द इंटरनल ऑडिट यूनिवर्स. विजन, एक्सपेक्टेशंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, सेटअप कैसा है, लोकेशंस कैसे है, स्केलेबिलिटी कैसी है, ऑर्गेनिक लिंकेजेस बिटवीन बिजनेस प्रोसेसेस और सब प्रोसेसेस आपको पता होना चाहिए. सफिशिएंसी टू जस्टिफाई कॉस्ट एंड एफर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करके आपको ऑडिट यूनिवर्स फाइनलाइज करना होगा. उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया है, उसको पढ़ेंगे एक बार. Then the next step is risk assessment. Very important. Identify all major risks applicable to the respective auditable entities identified under risk universe. Right. So risk assessment हमने पहले ही जांचा है कि हमने जो risk assess किया है, जो management ने की है और statutory auditor ने की है, ये aligned है या नहीं. उसके बाद after identifying the risk, after identifying the audit universe, we also completed the risk assessment, identifying major risks applicable to every component of the audit universe. उसके बाद हमने risk prioritization और rating किया है, जिसमें दो तरीके के components हैं. The first component is your risk prioritization and rating. The identified risks need to be prioritized based on predefined criteria, typically on the scale of 1 to 5. So 1 is insignificant risk and 5 is high risk. ये आपने हर एक को एक risk score दे दिया. फिर आप after you identify the risk score, you will also review the control environment. कि कंट्रोल्स कैसे, इंटरनल कंट्रोल्स जो अप्लाई हुए हैं हर एक एरिया में वो कितने हद तक स्ट्रॉन्ग या वीक है, ये आइडेंटिफाई करेंगे. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन इज टू असेस the criticality of the process, auditable entity and inherent level, right? So the control environment is the standards, processes and structures that provide the basis for carrying out internal control across the organization. अगर internal control strong है और risk अगर high है, but the risk is high but the controls are very strong, basically it nullifies your risk, right? So ये आपके लिए medium और low risk area बन जाता है, because even if the risk is high, the organization has already put in very strong internal controls to mitigate that risk. Following factors need to be kept in mind while performing assessment of control environment, कि कैसे प्रिवेंटिव कंट्रोल्स है, डिटेक्टिव कंट्रोल्स है, मॉनिटरिंग ऑफ लीगल कंप्लायंस कैसे है, आईटी एनेबल्ड है या नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन किस हद तक है, सेंसिटिविटी कितना है ऑर्गेनाइजेशंस का हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की तरफ, फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है, गवर्नेंस ओवर डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन, अगर आपके ऑपरेशंस डिसेंट्रलाइज है तो उनके ऊपर गवर्नेंस कैसे है. इस अभ्यास के ऊपर आप स्कोर देंगे. 1 इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल से लेके ऑलमोस्ट मिसिंग इंटरनल कंट्रोल तक आपका स्कोर का रेंज होगा. इन दोनों को आप जब कंबाइन करोगे तब आपको मिलेगा रेसिडुअल रिस्क रेटिंग स्कोर, right? So what is residual risk score is equal to preliminary risk assessment जो हम इसके पहले वाले स्टेप में करके आए हैं, multiplied by control environment rating, right? So यहाँ पे इनका ग्रिड दिया गया है. व्हाट इज द ग्रिड?
The overall process and the auditable entity could be classified as high, medium or low depending on the residual risk rating. Residual risk rating का स्कोर क्या है? अगर ये 15 और ऊपर है तो इसका the residual risk rating is high. If it is between 8 and 15, the residual risk rating is medium, and if it is 8 or less, the residual risk rating is low. राइट, उस हिसाब से आप आपका ऑर्डर प्लान करोगे. हाई रिस्क एरियाज जो है उसको आप ज़्यादा टाइम दोगे और लो रिस्क वालों को थोड़ा कम टाइम दोगे. उसके बाद है डेवलप इंटरनल ऑडिट प्लान. ये सब कुछ रिस्क असेसमेंट करके, रिस्क आइडेंटिफाई करके, स्कोरिंग बिठा के, रेसिडुअल रिस्क के ऊपर आपने हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क वाले एरियाज को आइडेंटिफाई किया. उसके बाद आप इंटरनल ऑडिट प्लान बनाओगे. डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट 3 to 5 ईयर इंटरनल ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप. 3 से 5 साल तक का प्लान डेवलप करोगे. उसके बाद उसमें वर्किंग प्लान अलग से बनाओगे. Further, the certain calibration of complete assessment being done annually, and based on inputs from board of director and audit committee, low risk areas could be audited every 3 years. मतलब high risk वालों को आप हर साल audit करोगे. Many times you could do it multiple times in the same year. और जो जो आपके low risk areas है वो probably once in 3 years आप audit करोगे. राइट, सो ये फ्रीक्वेंसी जो है ऑडिट की, ये रिस्क आपका जो रेसिडुअल रिस्क है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ योर इनहेरेंट रिस्क एंड योर कंट्रोल एनवायरनमेंट. आपकी जो रिस्क असेसमेंट पे रिस्क आई है और आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट है, इनका जो इंटरसेक्शन है, इसके ऊपर आपका रेसिडुअल रिस्क डिफाइन होता है. और अगर रेसिडुअल रिस्क हाई है तो आप इसको एक साल में एटलीस्ट वंस ऑडिट करोगे. अगर आपका रेसिडुअल रिस्क लो है तो इसको आप मे बी वंस इन 3 ईयर्स भी ऑडिट कर सकते हो. इट डिपेंड्स, ये आपका प्रोफेशनल कॉल होगा. उसके बाद आते हैं वर्क प्लान्स के ऊपर. ऑडिट वर्क प्लान बेस्ड ऑन ओवरऑल इंटरनल ऑडिट प्लान. ये तो बढ़ के आपका बड़ा वाला प्लान, जो मास्टर प्लान टाइप प्लान बनाओगे आप बेस्ड ऑन रिस्क. उसके बाद आप छोटे छोटे प्लान्स बनाओगे जिसमें आप जो बड़ा प्लान है उसको ब्रेक डाउन करके हर एक गोल के लिए अलग अलग से वर्किंग प्लान होगा. As per standard 220 conducting overall internal audit planning, the number of specific internal audit plans are prepared for individual assignments to be undertaken, covering some part of the entity and presented to the chief internal auditor. So अगर कोई chief internal auditor है तो उनको आप present करोगे, उनका approval लोगे. ये step क्यों important है? ताकि आपको पूरा cooperation मिले. Right, so ensure all requirement and management expectations are met. Scope and coverage of the process is comprehensive. आपके scope of work के हिसाब से ये plan है या नहीं. Allocate adequate time. Major risks should be reviewed accordance to applicable standards. ये बहुत important है कि आप standards को follow करें. Typical audit work plan would consist of following elements. क्या क्या होता है उसमें? मेगा एंड सब प्रोजेक्ट्स होंगे, की एक्टिविटीज होंगे, अंडरलाइंग रिस्क का असेसमेंट किया जाएगा, ऑडिट चेक्स क्या है ये बताया जाएगा, सैम्पल क्राइटेरिया होगा और फिर डेटा रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट. राइट, उसके बाद नेक्स्ट फेज है आपका एग्जीक्यूशन. फर्स्ट फेज में आपने बिजनेस के बारे में जानकारी ली. सेकंड फेज में आपने प्लान बनाए. प्लान कौन से बनाए? बड़े वाला प्लान बनाए, एक मास्टर प्लान बनाए जो 3 से 5 साल तक चलेगा. उसके बाद आपने वर्किंग प्लान्स बनाए. अभी ये सब कुछ प्लानिंग को आपको एग्जीक्यूट करना है. राइट, सो परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट एज पर डिटेल्ड ऑडिट वर्क प्लान. डिटेल्ड ऑडिट शेड्यूल बनाएंगे. देन यू हैव एन ओपनिंग मीटिंग विद दी की स्टेक होल्डर्स. उसको आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट करोगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग मेंटेन करोगे. फिर आइडेंटिफाई करोगे कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. आपको ऑडिट एग्जीक्यूशन करने में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लग सकता है, उसको प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाएंगे और ऑडिटिंग कंपनी के कंसर्न पर्सन को दे देंगे ताकि वो आपको विद इन अ डे और 2 जो भी आपका रिक्वायर्ड डेटा है, जो भी आपका रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करें. आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, आउटलायर्स, इनिशियल एक्सेप्शंस. फिर सैम्पल सेलेक्ट करेंगे. सैम्पलिंग की भी अलग अलग टेक्निक्स, प्रोसीजर्स है, ठीक तरीके से उनको फॉलो करेंगे. डॉक्यूमेंट करके रखेंगे आपने क्या प्रोसेस फॉलो की थी. उसके बाद डिटेल्ड ऑडिट टेस्टिंग मस्ट बी परफॉर्म्ड. Adequate evidence must be collected and stored in accordance with SI 8320 internal audit evidence. Audit evidence का ठीक से
कलेक्ट करना और उसको ठीक से रिकॉर्ड करना, ये एक ऑडिटर की जिम्मेदारी है। उसको आप फॉलो करोगे। उसके बाद गैप्स आइडेंटिफाई करोगे, इनिशियल एक्सेप्शन जो है वो आइडेंटिफाई करोगे और प्रोसीजर्स को ऑल्टर करोगे उसको एड्रेस करने के लिए। फिर रेमेडियल एक्शन प्लान होगा। अगर आप जैसे आपका इनिशियल प्लान है उसको एग्जीक्यूट करते गए और अगर आपको कठिनाइयाँ या फिर चैलेंजेस फेस करनी पड़े तो हो सकता है कि आप अपना प्लान थोड़ा बहुत चेंज भी कर सके। एंड ऑफ कोर्स जब आपने प्लान किया था तभी इंडस्ट्री या फिर circumstances were X, but as you started executing the circumstances changed, and those necessity, if there is a necessity that you change your audit plan, you should change it. उसके बाद एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे SIA 330 के हिसाब से। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। सुपरविजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वंस you plan the audit, you decide the team, and the team begins executing the audit. It is very important and your primary responsibility to supervise the audit engagement very well. Audit supervision and control is required at all stages of audit, including the following. कौन से स्टेज पे लगेगा? स्कोपिंग पे लगेगा, प्लानिंग पे लगेगा, ऑडिट वर्क एंड फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट पेपर्स। यहाँ पर भी आपका सुपरविजन लगेगा कि प्लान के हिसाब से ऑडिट वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन हो रहा है या नहीं। ओपनिंग मीटिंग इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट को बताने के लिए कि आप क्या करने आए हो और आपका क्या प्लान है। एग्जैक्ट प्लान उनके साथ शेयर करेंगे तो उनसे भी कोऑपरेशन मिलेगा। तो ऑन फील्ड रिव्यू ऑफ ऑडिट चेक्स होनी चाहिए। एक्चुअल जब आप इम्प्लीमेंटेशन चालू करो तब आपकी जो टीम जो ऑन ग्राउंड काम कर रही है उसके साथ टच में रहिएगा और रिव्यू करते रहिएगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद रिव्यू ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट। ड्राफ्ट रिपोर्ट बनोगे जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओगे। ड्राफ्ट रिपोर्ट का मकसद ये है कि जो ऑडिटी डिपार्टमेंट है उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यू शुड बी डिस्कसिंग योर ड्राफ्ट रिपोर्ट विद देम। उनके ऑब्जर्वेशंस को डॉक्यूमेंट करना और उनको आपके रिपोर्ट में इंक्लूड कर देना। ये हो सकता है कि आपके ऑब्जर्वेशन शायद कम हो जाए बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो उन्होंने ऑलरेडी ऑब्जर्व करके उसको मिटिगेट करने के लिए स्टेप्स ऑलरेडी रखे हैं। If that's the case, you need to identify such cases and include them in your report, saying that your observations were made and they were closed amicably. राइट मतलब आपने जो भी आइडेंटिफाई किया वो उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर जो है कंट्रोल्स लगा दिए हैं और कंट्रोल्स प्रॉपर्ली चल रहे हैं, ये आपने इंश्योर किया है। that those facts also should come into your report. Then only it will be a complete report saying okay there were observations and they were already mitigated or they were already under appropriate internal controls. उसके बाद आप once you finalize that report you will actually submit it, right? Communicate the engagement results. इसमें क्या क्या आना चाहिए, व्हाट ऑल योर रिपोर्ट शुड इंक्लूड, कि एग्जैक्टली आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या था, आपने क्या प्लान किया था, आपने क्या एग्जीक्यूट किया, व्हाट वर दी प्रोसीजर्स फॉलोड, आपने कहाँ कहाँ विजिट किया, आपने कहाँ कहाँ के लोकेशंस कवर किए, ये सब कुछ आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑडिट रिपोर्ट इज एग्जीक्यूटिव समरी। आपने एक प्रॉपर समरी बना के देना चाहिए कि आपने क्या किया था, क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या करंट सिचुएशन है। कम्युनिकेशन के बारे में भी दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कम्युनिकेशन हैज़ टू बी क्लियर, कम्युनिकेशन हैज़ टू बी थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे नहीं है कि शुरुआत में और एंड में ज़्यादा कम्युनिकेशन है और बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है। ये दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। कम्युनिकेशन शुड बी कंटिन्यूस एंड थ्रू आउट द प्रोसेस, ओनली दैट विल इंश्योर दैट योर रिपोर्ट इज एडिंग वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर की कंसिडरेशन शुड बी मेड इन कम्युनिकेशन। क्या क्या है? कम्युनिकेट इन डिटेल थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस, रिपोर्ट ऑन टाइमली बेसिस, अप्रोप्रिएट टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपका जो रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पहुंचना चाहिए। Part of the report or final report issued to the must ensure that all the audit issues noted during the audit are part of the audit report or final report. Proper review of the audit work report is conducted by chief audit of executive or audit in charge before communicating results to the management. मतलब जैसे ही आपका रिपोर्ट सबमिट होता है कंसर्न पर्सन उसको रिव्यू करता है और उसमें अगर कोई चेंज या फिर बदलाव है वो आपको बताएंगे। Internal auditor should also circulate final report and presentation with his findings to the audit committee. Internal auditor must adhere to Standard on Internal Audit SIA 360,
which is communication with the management, and SIA 370 which is reporting results। ये दोनों ही स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताते हैं आपको कि क्या अपने स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। उसके बाद है मॉनिटरिंग द एंगेजमेंट, SIA 360 कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, 390 मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज। इनको फॉलो करना है जब एक्चुअली आप प्रोजेक्ट क्लोज करते हो। प्रोजेक्ट क्लोजर में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करना कि आपने जो प्लान किया था वो सारा प्लान आपने एग्जीक्यूट किया या नहीं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है ये चेक करना कि ओपन इश्यूज जो है प्रायर पीरियड के जो ओपन इश्यूज हैं वो आपके रिपोर्ट में आए हैं कि नहीं। उसके बाद उन पे जो भी एक्शन टेकन है वो भी आपके रिपोर्ट में आना चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्शन टेकन रिपोर्ट विच आइडेंटिफाइज व्हाट फॉर द ओपन आइटम्स अर्लियर, which ones are closed, also which ones are open as of the end of our internal audit assignment, right? So अगर ज़रूरत पड़े तो आपको एस्केलेशन भी करना पड़ेगा। जो आइटम्स इंपॉर्टेंट हैं और जो ओपन हैं, लास्ट पीरियड से भी ओपन रखे गए हैं, उनको रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट क्लोजर में क्या क्या अलग अलग स्टेप्स है। मिटिगेट ऑडिट रिस्क, इसका फ़ायदा क्या है, ये ऑडिट रिस्क को मिटिगेट करता है और गुड ग्राउंड फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिट्स मेंटेन करता है। Some of the points which the internal auditor should keep in mind for effective closure is summarized below। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहले तो प्रोसेस मैप्स है, नैरेटिव्स है, इनको बचा के रखिए। जो भी आपने डिस्कशंस किए हैं उस हिसाब से आपने जो भी टाइमलाइन बनाए हैं, नैरेटिव्स बनाए हैं, उनको आपके डॉक्यूमेंट पेपर्स में ज़रूर सेव कीजिए। वॉक थ्रू डॉक्यूमेंट्स आर सेम, व्हाट आर दी प्रोसेसेस फॉलोड, हु डज व्हाट एंड व्हेन, ये सब कुछ आप जब डॉक्यूमेंट करोगे तब आप probably it will come out as a chart or it will come out as a flow chart। इनको भी डॉक्यूमेंट कीजिए। ऑडिट प्लान प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। आइडियली मैनेजमेंट से अप्रूव जो ऑडिट प्लान है उसका ईमेल और अप्रूव वर्जन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में सेव्ड होना चाहिए। डिटेल ऑडिट वर्क प्लान इंक्लूडिंग रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स। उसके बाद डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट बेसिस ऑफ सैम्पलिंग। अगर आपने सैम्पलिंग यूज़ किया है तो कौन सा मेथड सैम्पलिंग का यूज़ किया है, क्यों किया है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। Existence or document to support issues, all audit evidence including collected during the audit must be retained along with testing sheet and issue sheet। ये testing sheet क्या है आगे जानेंगे। Audit checks and audit issues also should be documented। Management communication evidence and trail of all important management communication must be retained in the working paper file। एक वर्किंग पेपर फाइल अलग से बनता है। इम्पॉर्टेंट है कि आप हर एक असाइनमेंट के लिए एक वर्किंग पेपर फाइल बनाओ और उसकी ओनरशिप आपके पास होती है। उसके बाद है फाइनल रिपोर्ट। जो भी आपका फाइनल रिपोर्ट है आउट ऑफ द इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट, उसको भी वर्किंग पेपर फाइल में सेव करना। आइडियली दिस वर्जन शुड बी द वन दैट इज साइंड बाय द कंसर्न्ड people। So the next item is final report। So internal auditor should ensure that all requirements of the final report and circulation of such रिपोर्ट इज मेट। एक जो फाइनल रिपोर्ट की कॉपी है, आइडियली जो साइंड वर्जन है, ये आपके वर्किंग पेपर फाइल में आना चाहिए। पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन ड्यूरिंग नेक्स्ट ऑडिट, एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिकॉल्ड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ऑडिट और नोट्स फॉर अदर ऑडिटर्स, ये सारी चीज़ें भी आपके इंटरनल ऑडिट के वर्किंग फाइल्स में आनी चाहिए। अगर कोई ऑडिट लिमिटेशन है, अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जो आपके कार्य पर लिमिटेशन ला रहा है, उसको भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट करना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, द ऑडिट प्लान एंड एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस। सो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि आपने आपका काम जो है वो सही तरीके से किया है। Documentation of overall audit strategy is a record of all key decisions considered necessary to plan the audit and to communicate significant matters to the engagement teams। फॉलोइंग शुड बी अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या क्या है पहले भी हम देख चुके हैं। समरी ऑफ डिस्कशंस है, जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आपके डॉक्यूमेंटेशन में आना बहुत ज़रूरी है। जो भी इंपॉर्टेंट ईमेल्स है इनको भी आप अपने फोल्डर में सेव करके रखेंगे तो आगे रेफरेंस के लिए काम आ जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपने लिए थे, उसके अलावा कम्युनिकेशन और अरेंजमेंट्स विद द मैनेजमेंट, जो भी आपका मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनाए रखिए, ईमेल्स बनाए रखिए, तो आपको आगे भी काम आ जाएगा।
business and its operations, ये जब आप when you were trying to know the business, whatever information you collected, whatever documents you collected need to be documented in your working paper file. Audit universe आपने जो भी आइडेंटिफाई किया था, जो भी डिफाइन किया था आफ्टर योर प्रॉपर स्टडी, ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस विल एक्चुअली हेल्प यू आइडेंटिफाई द रेलिवेंट सैम्पल फॉर योर ऑडिट engagement. फिर रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, उसके बाद समरी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, देयर कम्पिटेंसीज एंड प्रॉपर मैचिंग ऑफ देयर स्किल्स विद द ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। आप जब ऑडिट प्लान कर रहे थे तभी आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको क्या टैलेंट और स्किल सेट चाहिए और उस हिसाब से आपने टीम सेलेक्ट की। ये सब कुछ आपके वर्किंग पेपर से उभर कर आना चाहिए। फाइनल ओवरऑल इंटरनल ऑडिट प्लान ड्यूली अप्रूव्ड बाय दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। हम सब डिस्कस करके जब फाइनल अप्रूवल लेते हैं ऑडिट प्लान का, ओवरऑल ऑडिट प्लान का भी और ऑडिट वर्किंग प्लान का भी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपके वर्किंग पेपर फाइल में सेव होने चाहिए। उसके बाद है ऑडिट प्रोग्राम। व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? Internal auditor should also prepare a formal internal audit program listing out the procedures essential for meeting the objective of the internal audit plan. आपने जो भी स्टडी किया और प्लान बनाया उसको मीट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपको इम्पोर्टेंट है वो आपके ऑडिट प्रोग्राम में आना चाहिए। Through the form and content of the audit program could vary depending on the circumstances, yet internal audit program should be so designed so as to achieve the objectives of the engagement and also provide assurance that the internal audit is carried out in accordance with the standards on internal audit। मतलब ये ऑडिट प्रोग्राम को इतना बेहतर बनाइए कि ये प्रूव कर पाए कि आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो किए थे। The following points taken mainly while detailed planning। पहले क्या है, प्रीवियस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आप देखेंगे, चेकलिस्ट बनाएंगे, फिर कमर्शियल लॉज अगर कोई चेंज हुए है वो उनको भी आप इंक्लूड करेंगे। फिर स्पेशल एरिया और इन्वेस्टिगेशन जो आपके टॉप मैनेजमेंट में स्कोप ऑफ वर्क में डाला है उसको भी इंक्लूड करोगे। रिजल्ट्स ऑफ वेरियस एक्सेप्शन रिपोर्ट एज रन इन दी ARP एट हेड ऑफिस, इसको भी आप ऑडिट प्रोग्राम में इंक्लूड करोगे। Internal audit program includes objectives, फिर staff responsible, time allocated and detailed instructions to your staff। ये सारी चीजें आपके audit program में आनी चाहिए। A well prepared comprehensive audit program helps proper execution of the work as well as proper supervision। ये दोनों चीज में काम करता है, proper execution में भी काम करता है और proper supervision के लिए भी आपकी मदद करता है। The goal of an audit program is to create a framework that is detailed enough for any outside auditor to understand। ये क्रक्स है कि कोई भी बाहर वाला बंदा अगर आपका ऑडिट प्रोग्राम खोल के देखे तो उनको एग्जैक्टली और क्लियरली पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो की थी, क्या आपका प्लान था और क्या आपके ऑब्जर्वेशंस थे। अंडरस्टैंड व्हाट ऑफिशियल एग्जामिनेशंस हैव बीन कंप्लीटेड, व्हाट कंक्लूजन्स हैव बीन ड्रॉन एंड व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड ईच कंक्लूजन। ये सारा चीज जो है आपके ऑडिट प्रोग्राम में उभर कर आना चाहिए। द फ्रेमवर्क शुड एक्सप्लेन द ऑडिट्स ऑब्जेक्टिव्स, इट्स स्कोप एंड इट्स टाइमलाइन। द ऑडिट प्रोग्राम शुड ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ वर्किंग पेपर्स, the documented evidence of the audit will be collected, reviewed and reported. This is very important for the internal audit program. So this concludes chapter number 4 for you.